फिक्र आपकी में एक बहुत बड़ी फिक्र की खबर आ रही है। वो खबर है ये, सोनिया और राहुल के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। भोपाल में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। सोनिया जी और राहुल जी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। खराब मौसम की वजह से भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। सोनिया और राहुल गांधी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। 9:30 बजे सोनिया जी और राहुल गांधी भोपाल से दिल्ली आएंगे। इस वक्त वो एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में हैं। और कांग्रेस के नेता उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विक्रांत, मेरे सहयोगी, मौजूद है। विक्रांत, आप मौसम की वजह से या फ्लाइट में टेक्निकल ग्लिच थी, क्या हुआ? ये देखिए, बेंगलुरु में मैं इस वक्त हूं और जब विपक्षी दलों की 26 दलों की या कहें स्पेशल 26 की बैठक ख़त्म हुई, इंडिया उसको नाम दिया गया, उसके बाद सोनिया और राहुल तकरीबन 6:30 बजे के आसपास बेंगलुरु से दिल्ली के लिए चार्टर्ड प्लेन से रवाना हुए। लेकिन बीच में ये बताया जा रहा है कि मौसम ख़राब हुआ, जिसके चलते कुछ तकनीकी खराबी आई। लेकिन अभी शुरुआती जानकारी है, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जिसके बाद उस विमान को इमरजेंसी लैंडिंग भोपाल में कराई गई और भोपाल में सोनिया राहुल पूरी तरह सुरक्षित वीआईपी लॉन्ज में है। और जो भी नेक्स्ट रेगुलर फ्लाइट है, हमारी जानकारी के मुताबिक जो रेगुलर फ्लाइट है इंडिगो की, उसमें राहुल और सोनिया वापस दिल्ली जा रहे हैं। तो उनके समर्थकों के लिए या किसी के लिए भी कोई खतरे वाली बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि वो लोग सुरक्षित हैं, महफूज है, ये अच्छी खबर है। लेकिन चिंताजनक खबर है कि उनके प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। कुमार विक्रांत, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। शुभम मेरे साथ भोपाल में जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या हुआ था एयरक्राफ्ट में? बताया जा रहा है, ये कई जगह रिपोर्ट किया जा रहा है, कई जो वेबसाइट्स हैं कि प्लेन में कुछ टेक्निकल ग्लिच था, कई जगह ये खबर है कि मौसम खराब था। मामला क्या है? देखिए निशान, जो शुरुआती जानकारी आई है कि खराब मौसम था और उसी के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग भोपाल एयरपोर्ट पर हुई है। ये जानकारी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ही शेयर की गई है। उन्हीं का कहना है कि राहुल और सोनिया जिस प्लेन से आ रहे थे उसमें इस तरह की खराबी आई। हालांकि 9:30 बजे की इंडिगो की फ्लाइट से अब वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कई कांग्रेस के नेता इस वक्त भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंच भी रहे हैं, जिसमें ओझा का भी नाम है। अच्छी बात यह रही कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों पूरी तरह से सुरक्षित है। ये वाकई में अच्छी बात है, दोनों महफूज हैं। लेकिन खराब मौसम की वजह से प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। अब से थोड़ी देर बाद वापस मौसम सुधर रहा है तो प्लेन टेक ऑफ करेगा। लेकिन अब बात कर रहे हैं 2024 के मौसम की। 2024 के मौसम को लेकर क्या भविष्यवाणी है और क्या कुछ चल रहा है, क्या तैयारी है, वो देखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से आज का दिन पावर पैक्ड था। दिल्ली में एनडीए के 38 दलों की बैठक हुई। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दल इकट्ठा हुए। 23 जून को पटना मीटिंग के बाद आज दूसरी बार विपक्षी दल साथ बैठे और यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया है। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इंडिया का एजेंडा तय करने के लिए 11 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। इंडिया की अगली मीटिंग मुंबई में होगी, जहां यह तय होगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो 11 सदस्य कौन होंगे। इंडिया के कोऑर्डिनेशन के लिए दिल्ली में एक ऑफिस बनाया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया की लड़ाई सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से है। इस शब्द पर ध्यान दें, इंडिया की लड़ाई सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से है। अब सवाल है कि इंडिया का एजेंडा क्या है, ये कैसे काम करेगी, सीट शेयरिंग का क्या होगा, चेहरा कौन होगा, कन्वीनर कौन होगा, कोऑर्डिनेशन कौन करेगा। इन सारे सवालों का जवाब आज अलग अलग विपक्षी नेताओं ने दिया। हमने उन सारे बयानों को आपके लिए एक जगह एकत्रित करके, जो सवाल जवाब के अंदाज में आपको सारी जानकारी हमारी अगली रिपोर्ट में अब मिलने जा रही है। All people have agreed to have one name for the alliance, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL.
का शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया? द अदर पीपुल कैन यू चैलेंज इंडिया? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है, ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बना रहे हैं। उस 11 लोगों के मीटिंग में तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, और सीट शेयरिंग तो एक हो जाएगा, जहाँ कैसा करना ये हमारे अभी सभी नेता लोग मिलके और कमेटी मिलके वो तय करेगी। उसकी कोई बड़ी बात नहीं, वो तो छोटी बात है, उसको सॉल्व कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना। बहुत से टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वो पूरे टुकड़ों को जोड़ने का काम मोदी जी अब कर रहे हैं। इट मीन्स दैट ही इज नाउ अफ्रेड ऑफ अपोजिशन पार्टीज। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। Country is important for us, though we have got some differences in each state politically, but that is, we have kept that behind, not front. 2019 में एक नारा दिया गया था, चौकीदार चोर है, वो उल्टा पड़ा था। लेकिन आज की जो बैठक हुई उसमें क्या यह नारा दिया जा रहा है कि इंडिया वर्सेस एनडीए या इंडिया वर्सेस नरेंद्र मोदी है? और ये कौन से इंडिया की बात कर रहे हैं वो आप समझ गए। ये वो इंडिया है जो यहां पर दिखाई दे रहा है, इस संगठन का जो नाम बनाया गया, इस ग्रुप का जो नाम बनाया गया है। विपक्षी दलों की 2 दिन की बैठक के बाद 26 विपक्षी दलों के इंडिया ने एक संकल्प लिया। इस संकल्प पत्र में बीजेपी और मोदी सरकार पर तीखे हमले किए गए। इसमें लिखा है कि हमारे गणतंत्र के चरित्र पर बीजेपी द्वारा व्यवस्थित तरीके से हमला किया जा रहा है। हमारी राजनीति के संघीय ढांचे को जानबूझकर कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपालों और उपराज्यपालों की भूमिका संवैधानिक प्रावधानों को पार कर गई है। बीजेपी सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एजेंसियों का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग किया जा रहा है। संकल्प में लिखा है कि हम पसंदीदा मित्रों को देश की संपत्ति की लापरवाही से बिक्री का विरोध करते हैं। 26 दलों के संकल्प में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट की भी बातें जोर शोर से उठाई गई हैं। किसान और खेत मजदूरों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ पैदा की जा रही नफरत और हिंसा को हराने के लिए एक साथ आए। जातिगत जनगणना लागू करने का संकल्प भी लिया गया है। इसमें मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है, प्रधानमंत्री की खामोशी चौंकाने वाली और अभूतपूर्व है। लेकिन ये सारे जो संकल्प पत्र में चीजें आई हैं, इनमें से कौन कौन सी वो बातें हैं जो चुनावी मुद्दा बनेंगी, जो आम लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी? ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। आज विपक्षी दलों की मीटिंग में सबसे ज्यादा नाम को लेकर चर्चा हुई और फिर इंडिया नाम तय किया गया। साफ हो गया है कि 2024 की लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया होगी। यह नाम रखने के पीछे की वजह बताएंगे, लेकिन पहले इंडिया के 5 अक्षरों का मतलब आप जान लीजिए। पहला अक्षर है आई, इसका मतलब है इंडियन यानी भारतीय। एन दूसरा जो अक्षर है, इसका मतलब है नेशनल यानी राष्ट्रीय। डी का मतलब है डेवलपमेंटल यानी विकासशील। और फिर जो है एक और आई, इसका मतलब इंक्लूसिव यानी समावेशी।
और फिर आता है ए का मतलब है अलायंस, जिसका मतलब होता है गठबंधन, यानी विपक्ष के नए गठबंधन का पूरा नाम होगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। टीवी 9 संवाददाता कुमार विक्रांत ने जानकारी दी है कि आज की मीटिंग में नए नाम का प्रस्ताव राहुल गांधी की तरफ से आया। राहुल ने मीटिंग में कहा, बीजेपी के खिलाफ इंडिया के लोग हैं, बीजेपी से वही लड़ेंगे, इसीलिए विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन के नाम में भारत शब्द होना चाहिए। हमने कल ही आपको बता दिया था कि कांग्रेस यूपीए नाम पर जोर नहीं दे रही है और उसने नए नाम पर फैसला सहयोगी दलों पर छोड़ दिया। जैसे ही खबर आई कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होगा, ये ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। देखते ही देखते इंडिया वर्सेस एनडीए टॉप ट्रेंड बन गया। यही नहीं, ट्विटर की ट्रेंडिंग लिस्ट में इंडिया शब्द का एक एक अक्षर दिखने लगा। आई, इंक्लूसिव, एन, नेशनल। विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर भी तरह तरह के ट्वीट होने लगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया, चक दे इंडिया। इसके जवाब में शिवसेना उद्धव की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, तो अब 2024 में टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए होगा। विपक्षी अलायंस के नए नाम का ऐलान मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, लेकिन उससे पहले ही जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इंडिया का फुल फॉर्म बताने की होड़ लग गई। हालांकि जेडीयू के ट्विटर हैंडल से इंडिया का जो फुल फॉर्म बताया गया, उसमें डी का गलत मतलब बताया गया था। डी का सही मतलब डेवलपमेंटल है, लेकिन जेडीयू के ट्विटर हैंडल में इसे डेमोक्रेटिक बताया गया। बीजेपी ने भी नाम पर चुटकी ली और इसे फ्रॉड ऑपोजिशन बताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान ट्वीट किया, जिसमें वो इंडिया की जगह INDIL कह रहे हैं। All 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is the Indian National Developmental Inclusive Alliance. इस इंडिया में लास्ट वर्ड है अलायंस, लेकिन आज ही शरद पवार पहुंचे हैं वहां पर, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में जो अलायंस था वो बिगड़ गया। विपक्षी दलों ने बहुत सोच विचार के बाद अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा है। क्या यह विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि ऐसा नाम रखने के बाद अब बीजेपी के लिए विपक्षी अलायंस पर हमला करना आसान नहीं होगा, यह क्लियर कट है। अब जरा सोचिए, विपक्षी गठबंधन इंडिया पर कैसे अटैक करेगी बीजेपी? क्या बीजेपी कह पाएगी इंडिया भ्रष्ट है? क्या बीजेपी कह पाएगी इंडिया, और ये ओपन इन्वर्टेड कॉमास में है, उसके नेता चोर हैं? क्या बीजेपी कह पाएगी इंडिया वाले भ्रष्टाचार की गारंटी है? विपक्ष ने गठबंधन का नाम इंडिया रखा तो बीजेपी ने इसे लेकर हमला शुरू कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा, इंडिया नाम को अंग्रेजों से जोड़ दिया। उन्होंने लिखा, अंग्रेजों ने हमारा नाम इंडिया रखा और कांग्रेस ने इसे सही मान लिया। हमें खुद को इस औपनिवेशक विरासत से मुक्त करना होगा। हमारे पूर्वज भारत के लिए लड़े और हम भारत के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने आगे लिखा, इंडिया के लिए कांग्रेस और भारत के लिए मोदी। विपक्ष पर हमला बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी किया। इंडिया का मुकाबला तो भारत करेगा। भारत का मतलब होता है भारत की संस्कृति, सभ्यता, और जो यहाँ के गरीब लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, वो है भारत। और कुछ मुट्ठी भर अंग्रेजी बोलने वाले, पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करने वाले, विदेशों में जाकर छुट्टियां मनाने वाले लोग रिप्रेजेंट करते इंडिया को। तो इस देश में तो इंडिया और भारत की लड़ाई वर्षों से चली आ रही है और हमेशा भारत की जीत हुई है। इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है। जो अभी ये जो बयान आपने सुने और जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, जब प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो क्या कहा जाता है कि वो इंडिया से आए हैं। भारत तो है, लेकिन कहा यह जाता है कि वो इंडिया से आए हैं। और दूसरा काउंटर यह है कि आज से कई साल पहले की बात है, आपको याद होगा, जब कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। वो भी आपको याद होगा दौर। विपक्षी पटना बैठक में 15 पार्टियां शामिल हुई। दूसरी बैठक में विपक्षी कुनबे में 11 पार्टियां बढ़ी, यानी 26।
पहली मीटिंग में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल नाराज होकर चले गए। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की नाराजगी की खबरें भी आई थी। इस बार विपक्षी दलों ने पिछली मीटिंग से सबक लिया। आपको बेंगलुरु की बैठक की कुछ तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि कैसे इस बार सभी को साध कर आगे बढ़ने की कोशिश की गई। बेंगलुरु में विपक्षी नेता आए तो कांग्रेस ने दिल खोलकर स्वागत किया। 25 दिन पहले पटना में जो कमियां रह गई थीं, कांग्रेस ने उन्हें बेंगलुरु में पूरा कर दिया। आज सुबह जब विपक्षी दलों के नेता बेंगलुरु के होटल ताज वेस्ट एंड पहुंचे तो वहां कांग्रेस नेता वेलकम के लिए पहले से खड़े थे। मीटिंग में अलग अलग दलों के नेताओं का सीटिंग अरेंजमेंट काफी सोच समझ कर तय किया गया था। बैठक के सेंटर में सोनिया गांधी थी। उनके बाईं तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे थे। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खास तवज्जो मिली। उन्हें सोनिया गांधी की बगल वाली कुर्सी पर बैठाया गया। ममता बनर्जी के ठीक बगल में राहुल गांधी की कुर्सी लगी। कांग्रेस ने ममता को पूरा सम्मान दिया। जवाब में दीदी ने राहुल की जमकर तारीफ की। Our favorite Rahul Gandhi, thanks to Karnataka Congress Party also and government also to organize this meeting. Thank you so much. कांग्रेस की भरोसेमंद पार्टनर डीएमके को भी अहमियत मिली। एमके स्टालिन को राहुल के पास वाली कुर्सी मिली। इसके बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की चेयर लगी। दूसरी तरफ खड़गे के बगल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। नीतीश के बिल्कुल करीब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, फिर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और इसके बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जगह दी गई। कुल मिलाकर मीटिंग में नेताओं को उनके रसूख के मुताबिक जगह देने की पूरी कोशिश की गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि किस तरीके से चीजों का मैनेजमेंट किया गया। खड़गे जी ने जब अपना संबोधन समाप्त किया तो सबसे पहले माइक हाथ में किसके आया? ममता दीदी के हाथ में आया। उसके बाद किसके आया? अरविंद केजरीवाल के हाथ में माइक आया। और इन्हीं दोनों लोगों को लेकर बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की जा रही थी कि आखिर कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, क्या चीजें होंगी। वैसे जब राहुल गांधी ने इंडिया नाम का प्रस्ताव रखा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह पसंद नहीं आया। नीतीश ने तर्क दिया कि इंडिया नाम एनडीए की तरह साउंड करता है। फिर राहुल गांधी ने नीतीश को इसके पीछे का मतलब समझाया तो बाकी दल सहमत दिखे और नीतीश ने भी नाम पर हामी भर दी। जिस वक्त बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक शुरू हुई, करीब उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। मौका हवाई अड्डे के उद्घाटन का था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण से विपक्ष पर बहुत कड़ा हमला किया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के एक पार्टनर पर तीखे प्रहार किए। विपक्ष के सम्मेलन को भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन करार दिया। पीएम मोदी का यह हमला बहुत जोरदार माना जा रहा है। इसे एक वीडियो रील के जरिए आपको दिखाते हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं, पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी अपने पॉजिटिव कामों पर चुनाव लड़ेगी, मतलब एनडीए अपने पॉजिटिव कामों पर चुनाव लड़ेगी, या फिर विपक्ष की कमियों को सामने रखा जाएगा, या दोनों में किसको कितना वेटेज दिया जाए।
2024 के एजेंडे में क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अब हमारी अगली खबर उन करोड़ों लोगों से जुड़ी है जिनका कई वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से छोटी छोटी सेविंग की थी और फिर उस पैसे को सहारा इंडिया में लगाया, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन ये रकम मुसीबत में उनका सहारा बनेगी। लेकिन कंपनी के डूबने के साथ उनकी उम्मीदें भी डूब गईं। अब ऐसे करोड़ों पीड़ितों को मोदी सरकार ने बड़ा सहारा दिया है। अच्छी खबर यह है कि सहारा में फंसे हुए पैसे अब निवेशकों को लौटाए जाएंगे। इस काम के लिए आज ही केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसीलिए आपसे जुड़ी इस खबर पर हम आपको डिटेल जानकारी देंगे, जिसमें आपके हर सवाल का जवाब होगा। ध्यान से देखिएगा, हम आगे बढ़े, आपको हर सवाल का जवाब दें उससे पहले समझिए कि सहारा में आपका फंसा हुआ पैसा वापस कैसे मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पोर्टल का नाम नोट कर लीजिए, mocrefund.crcs.gov.in। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको, mocrefund.crcc.gov.in। इस रिफंड पोर्टल पर जाने के बाद आपको अपनी सारी जरूरी डिटेल भरनी होगी। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने रिफंड पोर्टल पर अपलोड किए थे उनका 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद अधिकारी अगले 15 दिनों में इस पर कार्रवाई करेंगे और फिर एसएमएस के जरिए निवेशकों को पूरी वेरिफिकेशन होने की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, आपके खाते में पैसा कब आएगा? तो बता दें कि एसएमएस आने का मतलब है कि आपका ऑनलाइन क्लेम अप्रूव हो गया है। इसके बाद खाते में निवेश की रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी और क्लेम सक्सेसफुल वेरीफाई होने की तारीख से 45 दिनों के बाद रकम सीधे बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आवेदन के लिए कोई भी तय तारीख नहीं है। आज से लेकर निवेशक जब तक आवेदन करेंगे उन्हें पैसा वापस मिलता रहेगा। जो भी सहारा से धन वापसी के लिए रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं वो एक और जरूरी बात नोट कर लें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। नाम और पते से जुड़ी कुछ जानकारी के साथ अपना सदस्यता नंबर भी जरूर रखें, यानी वो नंबर जो सहारा में निवेश के वक्त आपको दिया गया था, या आपकी पासबुक या फिर किसी जमा रसीद पर मिल जाएगा। जमा खाता संख्या यानी वो अकाउंट नंबर जिसमें आपका पैसा निवेश किया गया, ये भी आपको पासबुक या किसी रिसिप्ट से प्राप्त कर सकते हैं आपका मोबाइल नंबर, लेकिन ध्यान रहे ये मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। इसी तरह जमा प्रमाण पत्र यानी पासबुक को भी अपने साथ जरूर रखें और अगर क्लेम की जाने वाली राशि 50,000 से ज्यादा है तो इसके लिए पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब हम आपके लिए इस खबर से जुड़ी सबसे जरूरी बात बताने वाले हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि सरकार ने रिफंड की जो योजना तैयार की है उसमें सबसे पहले किन निवेशकों को पैसा वापस मिलेगा। सबसे पहले उनकी धन वापसी होगी जिन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में निवेश किया था, लेकिन ध्यान रहे यह निवेश 22 मार्च 2022 के पहले होना चाहिए। इसी तरह जिन्होंने सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में पैसे इन्वेस्ट किए थे उन्हें भी पहले रकम वापस मिल जाएगी, लेकिन 22 मार्च 2022 वाली शर्तें इन पर भी लागू होती हैं। इसके अलावा एक और सोसाइटी स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के 29 मार्च 2023 से पहले के निवेशक भी आवेदन कर सकते हैं। 1,07,00,000 निवेशकों को इस पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। जिन्होंने निवेश नहीं किया है इसको किसी भी तरह से यहां से रिफंड नहीं मिल सकता और निवेश जिन्होंने किया है इसको कोई रोक नहीं सकता। कई सालों का इंतजार होगा लोगों का जो कि अब खत्म होने वाला है। ये वाकई एक शुभ समाचार है। जो ये मान चुके थे कि सहारा में निवेश किया गया पैसा उनका डूब गया है, ऐसे सहारा के पीड़ितों के लिए सरकार सहारा बनकर खड़ी हो गई है और अब सहारा से उनकी धन वापसी होगी। और आइए अब देखते हैं टॉप 9।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर अश्लीलता और अभद्र भाषा को बढ़ावा नहीं दिए जाने पर हुई बात। राजघाट के आसपास कई इलाके अब भी पानी पानी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ट्रैक्टर पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। केरल के पूर्व सीएम मोमन चांडी के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। तस्वीरें शेयर कर लिखा, मुझे उनके साथ कई बातें याद हैं। दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। पृथ्वी की तीसरी कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 3। इसरो ने कहा 1 जुलाई की रात को धरती की कक्षा से बाहर निकल जाएगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। बीजेपी नेता सरोज पांडे का ममता सरकार पर निशाना। कहा पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 24 घंटे के ऑपरेशन के बाद मारे गए 6 आतंकी। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को करेगा सुनवाई। गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महाराष्ट्र के थाने में हुआ बड़ा हादसा। ट्रक ने जीप को मारी टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास लैंडस्लाइड की चपेट में आकर एक शख्स की मौत। 8 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया।